आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, आदरणीय एमएम्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सभी कानूनी देवताओं को सशक्त नमन। आज हम आपके सामने साझा करेंगे थानी बाग राना क्षेत्र के अंदर 2017 से 2018 के भी एसएचओ परवीन अलावत के एसआई परवीन, एसआई संदीप, एसआई नवीन, इन लोगों के टाइम पे किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम रानीबाग में हुए, एफआईआर दर्ज हुई पुलिसकर्मियों के खिलाफ, बहुत बड़े स्तर पे पुलिस वालों के लाइन आज ट्रांसफर हुए। चूंकि 2009 में थाना बना था और उस टाइम सबसे ज़्यादा जो देखने को बात आ रही थी कि पुलिस के अंदर जैसे जॉली एलएलबी फिल्म में किसानों की बोली लगते हुए दिखाया गया है। मैं जरूर ये मानता हूँ कि फिल्मों में दिखाई गई बातें पूरी तरह से झूठ नहीं होती, इनमें कुछ सच होता है और कॉर्पोरेट फिल्म भी इसका एक उदाहरण है। तो मैं ये जो कहना चाहूँगा कि रानीबाग में 8 बीटें इनकी बोली लगती है, इसके को मैंने खुद देखा है। और बीट नंबर 1 को लेके और 4 को लेके उस टाइम बोलियां चल रही थी। और अब पुलिस के जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, बीट अधिकारी होते हैं, ये अपने मुखबरों की तरह जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, खासतौर पर छोटी उम्र के बच्चे, उनको अपना मुखबर बना के और उनके द्वारा ही बोलियां लगा के कंप्लेंटें कराते थे, ये सब करते थे। और उन लोगों ने ये बीट लेने के लिए बोलियां लगाते थे और अपने ही लोगों के द्वारा झूठी कंप्लेंटें और ये सब करा के अक्सर ये लोग लड़ाइयाँ चलती है इस थाने के अंदर। और दूसरा इसके अंदर एक है हाई प्रोफाइल वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, जिनके इंटरनेशनल ऑफिस हैं, बुक्की का काम करते हैं, हवाले कारोबार करते हैं, बिटकॉइन का काम करते हैं, बहुत तरह के सरकारी ज़मीन कब्जा करने का कारोबार, लाइजनिंग का काम। हाई प्रोफाइल लोग हैं ये लोग, सीधा एसएचओ या उससे ऊपर के स्तर के ऊपर के अधिकारियों पर कंट्रोल करते हैं, सब इंस्पेक्टर को, और इनके ट्रांसफर पोस्टिंग भी ये कराते हैं। इनके बहुत टॉप लेवल तक कॉन्टैक्ट हैं। कांग्रेस के मुख्य लोग इसके अंदर जो पार्टनर हैं इसके अंदर कांग्रेस के लोग हैं। 70 साल जो 65 साल जो कांग्रेस शासन रहा, वहाँ से इन लोगों ने और तो कुछ जनता के लिए किया नहीं, लेकिन इन कांग्रेस के लोगों ने जो कि खासतौर से एमएलए काउंसिल का चुनाव लड़े और जीते और हारे, इन लोगों ने जो है एक सिस्टम बना लिया और बहुत बड़ी आईएएस आईपीएस लोगों पे कंट्रोल बना रखा है। इसका क्या कारण है कि वो आईएएस आईपीएस लोग कठपुतली बन के इनके लिए काम करते हैं, इसका कारण वही लोग जानते हैं। जनरली ये हम और भी सरकारी एजेंसियों में इस बात को साझा करेंगे। मैं साथियों बताना चाहता हूँ संक्षिप्त के अंदर कि पुलिस ने इस तरह की जो यहाँ पे घटनाएं चल रही थी, 124/18 एफआईआर दर्ज हुई रानीबाग पुलिसकर्मी, एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ। 184/18 एक एफआईआर दर्ज कांस्टेबल परवीन यादव और अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ। एक गाड़ी को शराब पी के उड़ा दिया बैंक के सामने और कुछ नहीं बचल पा रहा। उसके अंदर सारे केस को तोड़ मोड़ के सबूतों के साथ खेल करते हैं ये लोग। हर एक पुलिस अधिकारी को पता होता है कि वो क्या सबूत कितने समय में इकट्ठे कर सकता है, कितने समय में नष्ट कर सकता है, कैसे किस गवाह को धमकी दे सकता है। 283, 188 के मुकदमे एक मेन टूल की तौर पर से करे। और एक ऐसी चीज सामने हुई कि 10/1/18 को एक साजिश रची गई, जिसका मुख्य आदमी था एक एसआई परवीन, एसएचओ परवीन अलावत और एक सीनियर अधिकारी जो कि डीसीपी से ऊपर तक के सारे अधिकारियों को और एसएचओ के और इनके बीच में कड़ी के तौर पे काम कर रहा था। और उस आदमी ने अपना जमीर बेच दिया और अपने जमीर का समझौता किया उस आदमी ने। और उसने एक सीनियर गारंटी दी कि सीनियर अधिकारियों को मैं कंट्रोल करूंगा अपनी तरफ से, मेरे को पता है कैसे उनको कंट्रोल करना होता है और कोई भी सीनियर अधिकारी थाने में नहीं आता, इसलिए वो मेरे से पूछेंगे सब सवाल, तो मैं आगे जो मेरे को स्टोरी सुनानी है मैं सुना दूंगा और तुम लोग अपना नीचे ये अपना काम करो। ये सरकारी ज़मीनों को और सील्ड प्रॉपर्टी, एमसीडी की पहले सील्ड प्रॉपर्टियाँ करवाते हैं जब मकान बन जाते हैं, जब इनसे कोई मकान नहीं बनवाए तो, और फिर ये उसको अपना कब्जा कर लेते हैं। ये इनका धंधा है मुख्य, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। सरकारी डीडीए के कोई अधिकारी आ जाए तो मार पिटाई करके उसको ये भगा देते हैं। आज तक कोई डिपार्टमेंट का कुछ नहीं बढ़ा रहा। 200 से ज़्यादा सरकारी ज़मीनों पे लोग कब्जा कर चुके हैं। बहुत सारी एमसीडी प्रॉपर्टियाँ सील करवाते हैं, कंप्लेंट करते हैं। यहाँ भी वर्चस्व की लड़ाई चलती है। यहाँ 3-4 ग्रुप हैं और अब पुलिस उनका समझौता करा के एक एमसीडी के अधिकारी मिलकर समझौता करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी इनमें फूट है, क्योंकि कमाई लाखों करोड़ों के अंदर होती है। तो जब करोड़ों के अंदर कमाई और लाखों में आ जाती है तो सारा तंत्र फेल हो जाता है। ऐसे ही इसी घटना का शिकार हुआ एक परिवार। 10/1/18 को साजिश की गई। एसआई परवीन ने थाने में बुलाया M2K वाली चौकी में रात को व्यक्ति को फोन करके, रात को 11 बजे के लगभग वो वहाँ पहुँचा भी, CDRS को सपोर्ट कर रही है। 23/1/18 को ASI केवल सिंह ने कनॉट प्लेस में बुलाया उसको, PCR की ड्यूटी पे था कि ये इस तरीके से यहाँ रानीबाग के अंदर कोई साजिश रची जा रही है और तुम सावधान रहो। और एसआई परवीन ने हमें इस चीज़ की सूचना दी है, बीच में भी उसने कई बार बताया। अब ये सब बातें समझ में ये नहीं बताया कि क्या साजिश रची है, क्यों रची जा रही है, इसका कारण आज तक साफ नहीं हुआ। इसके कई कारण अलग अलग पुलिसकर्मी अलग अलग टाइम पे बताते रहे हैं, लेकिन ठोस बात आज तक नहीं पता चली। अब मैं समझता हूँ 24/1/18 को डकैती मरी। 5 पुलिसकर्मी एक घर के अंदर घुसते हैं, 40 मिनट रेकी करते हैं, 4 पुरुष
एसआई प्रवीण, एसआई संदीप, कांस्टेबल अजय, कांस्टेबल प्रवीण यादव। उसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी को हेड कांस्टेबल भगत सिंह मोटरसाइकिल पे लेके आता है 1:10 के बाद, और 14 मिनट नीचे खड़ा रहता है, ब्राउन जैकेट पहन के आता है डिक्की के अंदर, और वो एक फर्जी डीडी एंट्री करता है, डीडी नंबर 18 है। और वो महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आती है और मकान के अंदर 5 पुलिसकर्मी घुस जाते हैं, और घुसने के बाद जो है पूरे घर की तलाशी लेते हैं, 1.5 लाख लूट के निकल जाते हैं। और 1:14 से 1:29 होते हैं जब ये डकैती होती है, तो क्योंकि रोड पे मकान होने की वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एडवोकेट इकट्ठे हो जाते हैं। तब उनको दिक्कत आई कि इस डकैती में तो फंस जाएंगे, क्योंकि उनके पास ना तो कोई सर्च वारंट था, ना कुछ था। किसी घर में ऐसे घुसना करना, महिलाओं के साथ मार पिटाई करना गलत नीयत से, बच्चों को मारना, जुनाइल बच्चों को मारना, तो ये सब अब समस्या बन चुकी थी। और अब 100 नंबर की कॉल हो गई थी इस मैटर के अंदर, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, ज्वाइंट सीपी सागर प्रसाद हुड्डा जी, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट असलम खान जी, और एसीपी राजा बंटिया, सरस्वती यार जो कि आईपीएस भी थे, सबकी जानकारी में ये बात आ जाती है। कोई विक्टिम का परिवार उनको सूचित करता है ईमेल के माध्यम से, टेलीफोन से, एसएमएस से, व्हाट्सएप से हर सब का प्रयास, क्षेत्र के सारे पॉलिटिशियंस को संपर्क करता है हर पार्टी के, और ये लोग उसी दिन सेम दिन सागर प्रसाद हुड्डा से मिलते भी हैं। और 5 बजे एसीपी राजा बंटिया से मुलाकात होती है वकीलों के साथ, विक्टिम और महिला विक्टिम की भी, रानीबाग थाने में, जो कि दीपाली चौक पर स्थित है, आउटर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस टाइम नॉर्थ वेस्ट में था। इन सबके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। आदरणीय जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी डीके बासु वर्सेस उसका वायलेशन हुआ। उसके बाद इन्होंने ललिता कुमारी की एक जजमेंट है एंड यूपी एंड अदर्स 5 बेंच की, उसका वायलेशन किया। अरनेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसका वायलेशन किया। बहुत सारी जजमेंटों का वायलेशन किया इन लोगों ने, और एक झूठी स्टोरी बनाई अपने एक मुखबर से, एक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज थी, 2 मुखबरों के बीच में लड़ाई चल रही थी पुलिस के, और दोनों को ही मटके के केस में कन्विक्ट किया गया। और उससे उनसे जो है पुलिस ने एक झूठी वो डिस्क्लोजर लिखवाया, ये क्या अब तक उसको प्रमाणिकता नहीं आई पाई कोर्ट के सामने, और ऐसा उन्होंने दावा किया पुलिस ने। उस डिस्क्लोजर के ब्याह से 9/7/17 के डिस्क्लोजर के ब्याह पे जो कहते हैं कि हम वहाँ पर नोटिस सर्व करने गए थे 26/1/18 के पहले, और उस दिन बाकायदा पद्मावत फिल्म की शूटिंग को लेकर प्रोटेस्ट था, और वहाँ पे जो ड्यूटी के ऊपर पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगाए गए थे, उन पुलिसकर्मियों को ये नोटिस सर्व करने की कहानी के अंदर जोड़ दिया गया, जो कि पूरी तरीके से झूठ है, बेबुनियाद है। इसकी ये ड्यूटी रजिस्टर कोर्ट में नहीं आया आज तक, ना डीडी एंट्री आई, ना इनके सीडीआर जीपीएस आई। इवन 224/18 क्रिमिनल डिवीजन हुई, उसको भी इन्होंने चीफ प्रोसिक्यूटर के द्वारा सबूत मिटाने के इरादे से गैर कानूनी तरीके से इंटरलोक्टरी ऑर्डर पे एसआई संजीव कुमार, सरस्वती यार, और एसएचओ रानीबाग राजेंद्र सिंह और एसआई नवीन ने फाइल कर दिया, और उसको कोर्ट ने मान भी लिया। मात्र 7 दिन के अंदर ये वो हो गई। इसके अंदर भी बहुत बड़े संदेह थे, बहुत विवाद उठे, और उसके बहुत लोगों का, जुड़े हुए लोगों का ट्रांसफर भी हुआ। अब मैं बात कहूँगा, जब इसके अंदर गृह मंत्रालय को सूचित किया गया, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने बहुत मदद करी, जिसका हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। 20 साल एमएलए रहे हैं। उन्होंने जब ये देखा, सारे सबूत देखे, तो आदरणीय सबसे पहले ज्वाइंट सीपी सागर प्रसाद हुड्डा जी ने 7/2/18 को इसके अंदर इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। 1 महीने की एसीबी पीजी एनडब्ल्यूडी को इंक्वायरी मार्क करी गई। उन्होंने इंक्वायरी 15/3/18 कंप्लीट कर ली, ऐसे जितेंद्र राणा ने उन्होंने, और उसके बाद जो है एडिशनल डीसीपी के लाल ने पीजीसी दिल्ली गवर्नमेंट को भी फॉरवर्ड कर दी। क्या एक्शन हुआ आज तक कोर्ट के अंदर? ये 22/2/18 का ऑर्डर हुआ था, उसके बाद आज तक पता नहीं चल पाया। 22/3/18 को तबादला आ गया आईपीएस राजा बंटिया का, और वो 5/4/6/4/18 तक एसीपी सरस्वती यार बने रहे, लेकिन कोर्ट को उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी। उसके बाद टेम्परेरी चार्ज एसीपी रमेश कुमार ने संभाला, और उसके बाद एसआई संजीव कुमार वहाँ पे एसीपी लगे सरस्वती यार के। तीनों ने ही ये रिपोर्ट फाइल नहीं करी। ये कोर्ट का सीधा सीधा कंटेम्प्ट है। और साथ ही मैं बताऊँगा कि बहुत दबाव के बाद फिर पुलिस कमिश्नर आदरणीय अमूल्य पटनायक साहब ने 173 सीआरपीसी को पढ़ते हुए उनको ये आदेश दिया कि ये घटना 2017 की है, जुलाई की, तो और रात को 12:10 पे कंप्लेंट, कोई सबूत नहीं है। और 11/7/17 को ऐसे प्रवीण ने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी, उसके अंदर कहीं कुछ नाम नहीं को एक्यूज का। 13/7/17 को जज साहब ने ऑर्डर किया, उसमें कहीं नाम नहीं। जेसी मांगा, उसमें को एक्यूज का नाम नहीं। उसके बाद जो मेन एक्यूज था उसने 2 बार सुपरदारी की एप्लीकेशन लगाई, उसमें ऐसे संदीप ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी, उसमें कहीं नाम नहीं। ये सब चीज़ें साफ साफ ये क्लियर हो गया कि न्यायालय को भी और अधिकारियों की इन्होंने गड़बड़ करी है। और 173 सीआरपीसी ये कहता है साथियों कि अगर कोई भी क्राइम होता है और उसके ऊपर अगर एफआईआर एक बार दर्ज हो जाए तो पुलिस चाहे तो नेक्स्ट डे भी उसके अंदर चार्जशीट फाइल कर सकती है। जितना जल्दी हो सके उनको सबूत इकट्ठे करके न्यायालय के सामने रखना चाहिए। लेकिन यहाँ इसी के ऑनर के अंदर उन्होंने कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया, उनके एसओ थे एडिशनल सीपी राजीव रंजन जी और डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट कुरुविला साहब, उनको डायरेक्शन दी गई
और उसके बाद भी एक कॉन्स्पिरेसी रची गई करप्ट पुलिस वालों द्वारा। उन्होंने ऐसे ही हरिप्रकाश मुदगल जो कि डीआईयू आउटर डिस्ट्रिक्ट में थे, रानीबाग थाने से केस वहां ट्रांसफर कर दिया और वो रिटायरमेंट पे थे, 2 महीने 1 महीने उनकी रिटायरमेंट पर रहते, उनको मार्क कर दी गई और उन्होंने ये चार्जशीट फाइल कर दी। 2/3/19 को ये फाइल होती है तो एसीएम ऑनरेबल एकता गावा रोहिणी कोर्ट 101 नंबर ने उन्होंने आदेश दिया कि क्लैरिफिकेशन के लिए एसीपी के थ्रू आईओ को कॉल किया, क्योंकि वो उस दिन उपस्थित नहीं था चार्जशीट फाइल करने के टाइम पे। 6/3 को दोबारा वो आता है सुबह 10 बजे, तो उनकी तरफ से आता है कि 108 में अपीयर होंगे, लेकिन वो नहीं आता। तो ये 6/3/19 को एसीएम एकता गावा जी के ऑर्डर का कंटेम्प्ट है, अवहेलना है उनके आदेश की, अपमान है। उसके बाद 14/3/19 को 7 नंबर मैटर सुना था, उन्होंने भी सुशील कुमार जज साहब थे, उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन कॉल करी 27/5 के लिए, लेकिन 27/5/19 को भी लिंक एम के पास रख जाता है और वो कोई क्लैरिफिकेशन के लिए ना तो उपस्थित होते रिटर्न में, ना कुछ बताते हरिशंकर जी। और उसके बाद 20/9/19 की डेट लगती है, तो 20/9/19 को एक लोगों से सलाह मशवरा करके ऐसे हरिप्रकाश ये बात बोलते हैं कि जी उन्होंने सिर्फ चार्जशीट फाइल करी है और इस पर जाँच जो करी है ये ऐसे संदीप ने करी है। ये भी झूठ था, क्योंकि संदीप का तो तबादला ही हो गया था इसके अंदर, और उसके बाद उसके कम से कम 7-8 महीने बाद ये चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें कई आईओ रहे हैं। ये बात छुपाई गई न्यायालय द्वारा ऐसे हरकित प्रकाश ने ना, जो कि ये भी एक अपराध है 340 सीआरपीसी के अंदर, और भी कई सेक्शन में ये अपराध है 174 और 177 आईपीसी में। न्यायालय से बात छुपाना कि संदीप के अलावा और भी आदमी इसमें जांच अधिकारी थे और सिर्फ फोकस संदीप के ऊपर ले गए, और ये बात भी छुपाई उन्होंने और इतना डिले करके जवाब दिया 3/3/19 के बाद 20/9/19 को कि उन्होंने सिर्फ चार्जशीट फाइल करी है। ये बात बिल्कुल 373 आईपीसी का वायलेशन है। ये बिल्कुल समझ में नहीं आई बात कि एक आदमी 1.25 महीने अगर आईओ रहा है तो उसने क्या किया, 1.25 महीने क्या कर रहा था, वो केस डायरी वगैरह को देखना चाहिए था ऑनरेबल कंसर्न एमएम साहब को, नहीं कोई इसके ऊपर कार्रवाई हुई। 13/12/19 को फिर डेट लगती है लिंक एमएम के सामने, फिर वो प्रीवियस ऑर्डर कंप्लाइंस का ऑर्डर होता है, फिर 24/4 को कोरोना, 12/6 को कोरोना, फिर 7/8 को डेट लगती है लिंक एमएम अभिषेक कुमार जी 105 नंबर कोर्ट। वो फिर कहते हैं कि फॉर अपीयरेंस ऑफ एडवोकेट। अब अपीयरेंस ऑफ एक्यूज कैसे होगा, क्योंकि जब चार्जशीट के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता तब तक कोई भी व्यक्ति को कोर्ट एमएम कॉल नहीं कर सकती। और दूसरा कि वही ऑलरेडी पर परफेक्ट यानी कि आईओ कॉल कर जाए, आईओ तो आ नहीं रहे। ऐसे संदीप साहब जिनका मोबाइल नंबर है 9871559988 9871559981, जो कि इस टाइम KN.June एडिशनल एसएचओ प्रमोट होकर लिखा, जिस आदमी को जेल जाना चाहिए था डकैती जैसे केस के अंदर, वो आदमी वहाँ ड्यूटी करता, कहता है कि 197 सीआरपीसी का उसके पास वो है कवच है पुलिस का, लेकिन वो भी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें 354 का सेक्शन इन्वॉल्व है, उस पर 197 सीआरपीसी एप्लीकेबल ही नहीं है। अब मैं आप साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि 6/2/21 की फिर डेट लगती है इसके अंदर, और एक्यूज को जो है फिर लिखा जाता है कि एब्सेंट है। अब एक्यूज को एब्सेंट लगाया जा रहा है और एक्यूज कोर्ट के अंदर आता है तो उसकी प्रेजेंट नहीं मार्क करती कोर्ट, और फिर संदीप कुमार को बुलाया जाता है। फिर 26/8/21 की डेट लगती है और एक्यूज को फिर एब्सेंट लिख दिया जाता है, जबकि एक्यूज कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है, और संदीप जो होता है फिर नहीं आ रहा है। ऐसे संदीप उसको कोर्ट के द्वारा एक तरीके से लिबर्टी दी जा रही है कि संदीप को डीसीपी के द्वारा उसको बुलाया जाए, एसीपी के द्वारा बुलाया जाए, उसके बेलेबल वारंट इशू करे जाए, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि उसकी डिस्पाइट इतनी नेग्लिजेंस, कोर्ट के हर आदेश की वो अवहेलना कर रहा है, कंटेम्प्ट कर रहा है, ना तो पुलिस के खिलाफ एक्शन ले रही, ना कोर्ट एक्शन ले रही। फिर 9/12/21 का दिन आता है, फिर एक्यूज की एब्सेंट लगा दी जाती है और वो कोर्ट में खड़ा है, और वहां से ये भी कहा जाता है कि तुम्हारे केस में कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है, और समझ में नहीं आ पा रहा है एक्यूज को कि वो क्या करे। और संदीप जो है फिर नहीं आ रहा, वो कोर्ट को रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप डीसीपी के द्वारा, कोर्ट कहती है कि आप हम अपने हिसाब से ऑर्डर करेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लिबर्टी क्यों, क्या हर चीज के लिए 482 सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके ऑर्डर आदेश पास करवाना पड़ेगा। यहाँ उसको पुलिस को कोर्ट के पास पूरे ऑप्शन होते हैं कि वो एसीपी और डीसीपी के थ्रू उसको नोटिस कर सकता है, बेलेबल वारंट कर सकता है, नॉन बेलेबल वारंट कर सकता है, उसको टर्मिनेट सस्पेंड करने का, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकता है, अवेलने का केस चला सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसी से उसके हौसले बुलंद होते रह गए। फिर 14/4/22 की डेट लगती है, तो 12/4/22 को पैरवी ऑफिसर से जितेंद्र शर्मा इसके अंदर एंट्री करते हैं और विक्टिम उसको बताता है कि ऐसे ऐसे ये कोर्ट का ऐसे ऐसे दुरुपयोग हो रहा है और वो आ नहीं रहा, अवेलना कर रहा है, तो आप उसको सप्लाई करें। तो 12/4/22 को वो कोर्ट में जाता है 107 नंबर में, और वहां के एलमत से वो लेता है और उसको व्हाट्सएप करता है, जो भी लीगल कानूनी प्रक्रिया करके उसको सम्मन की कॉपी भेजता है एक्यूज को, ऐसे ही संदीप को। लेकिन वही 14/4 को महावीर की छुट्टी थी, महावीर जयंती की, तो 16/4/22 को सुबह 10 से 10:30 के बीच में मैटर सुनेगा ये, और जब सुने गए जज साहब उस दिन छुट्टी भी थी 107 नंबर की, तो तब भी उस दिन एज संदीप नहीं आया, ना उसकी तरफ से कोई एग्जेम्पशन आई। ये फिर अवेलना हो गई जज साहब के आदेश की, और जो एक्यूज था उसकी वहां पे प्रेजेंस लगी, और मेन एक्यूज वो कभी आया ही नहीं कोर्ट में, उसको कोई लेना देना नहीं था, ना
कंप्लेंट करता आ रहा, ना मेन एक्यूज आ रहा, कि दोनों ही पुलिस के मुखबर हैं और पुलिस के इशारे पे काम करते हैं और आज भी काफी तरह के अवैध कारोबार में लिप्त हैं जो हमारे देश के कानून के हिसाब से अवैध है। कोई फर्क नहीं है। उसके बाद 5/5/22 की डेट लगती है, तब पहली बार एग्जामिशन आती है उसकी तरफ से कि वो 4/4/22 से मेडिकल लीव पे, जबकि ये एग्जामिशन पहली वाली हियरिंग पे भी आनी चाहिए थी 16/4/22 को कि वो मेडिकल लीव पे 4/4/22 से, लेकिन वो उस दिन रिकॉर्ड पे ली जाती है, उसी दिन आती है और फिर एक फ्रेश नोटिस इशू कर दिया जाता है उसको, फिर एक लिबर्टी मिल जाती है, जब भी उस दिन भी उसको बाउंड डाउन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आता। फिर 24/6/22 को डेट लगती है और 24/6/22 को फिर एक उसकी एग्जामिशन आ जाती है एक और कि उसको ईएल के ऊपर है, वो पुलिस अधिकारी ईएल के ऊपर वो अपने आप को बताता है और कहता है कि जी मैं 27/6/22 तक ईएल पे हूँ। तो भी जज साहब से बहुत रिक्वेस्ट करी गई छोटी डेट लगाने के लिए, लेकिन नहीं लगी और 27/7/22 की डेट लगा दी। पुलिस नहीं आ रही, पुलिस किसी कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है, सभी 15-16 ऑर्डर की, और अवहेलना करने के बाद पुलिस से डायरेक्टेड टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है कोर्ट के आदेशों के अंदर, जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर। जनता के पैसों से पुलिस और कोर्ट की ये प्रोसीडिंग चलती है, उस पैसे का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। अगर कोई आम आदमी का केस हो, अगर एक बार डेट पे पीरियड हो, पुलिस एनबीडब्ल्यू इशू कराने पहुंच जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बेल कैंसिल कराने पहुंच जाती है। बहुत तरह के इसी पुलिस अधिकारी ने एक दिन अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करी और जैसे कोर्ट से बेल हुई फिर ये बंदे गायब हो जाते हैं पुलिस वाले। 173 सीआरपीसी का खुला वायलेशन चल रहा है इस केस के अंदर, न्यायालय के सामने सारी बात है। अब मैं आपके सामने एक डेट वाच कर रहा हूँ, फिर भी जो है न्यायालय ने इस तरफ नहीं देखा। अगर 27/6 का था तो वो 28/6 की डेट लगा दी, लेकिन फिर एक महीने की डेट लगा दी 27/7/22 की। और 27/7/22 को भी वही होता है कि हियरिंग होती है, उसके खिलाफ 340 सीआरपी की एप्लीकेशन पेंडिंग है इसी कोर्ट के अंदर, और हियरिंग होती है। हियरिंग हो जाने के बाद आप ये देखो कि उस दिन भी वो जो आईओ है हियरिंग पे नहीं आता वहां पे, और कोर्ट उसके खिलाफ ये लिख देती है। आखिर अंत में विक्टिम पेश होता है कि बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं एसएचओ के थ्रू, तब भी डीसीपी को नहीं किया गया, उसका कंटैक्ट भेजा गया कि इतनी ऑर्डर के बाद, और उसमें लिख भी दिया गया कि वो आदमी जानबूझ के कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, नहीं इसके अंदर उसको कंप्लाई कर रहा है। यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कंडक्ट डीसीपी को भेजना चाहिए था, उसकी एसीआर के अंदर चलाना चाहिए था कि इस आदमी की वजह से कोर्ट का न्यायालय कितना टाइम खराब हो रहा है और ये क्यों कोर्ट से इसने जो है अपनी जो प्रेजेंस है छुपाई है, एक्सपोन करता रहा ये आदमी, कोई आदेश नहीं। और 9/11/22 का डेट लग गई, 3.5 महीने की आ गई कि समझ में ये नहीं आ पा रहा था विक्टिम को कि वो क्या करे। उसका दिमाग सुन हो गया, वो चक्कर खा गया और 4 बजे तक कोर्ट के अंदर बैठा रहा। इसके दिमाग काम नहीं कर पा रहा था कि ये आखिर उसकी क्या गलती है कि पहले पुलिस ने गुंडागर्दी करके उसके घर में डकैती डाली, पैसे ले गए, झूठे केस में उसको फंसा दिया उसके मुखबर के द्वारा। इतने तमाम सबूत कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, पार्शली सबूत, और ये सब किसके कहने पे किया गया, कौन से वो लैंड माफिया थे, कौन से अधिकारी थे, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। वो 1.5 लाख रुपए कहाँ गए, किसने बांटे, क्या करा, और पुलिस इस तरफ कोई इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर नहीं कर रही, ना उसके खिलाफ ना तमाम 17 पीसीआर कॉल चार्जशीट में छुपाई। उसने ये छुपाया कि जो पुलिस का मुखबर था उसने इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ, ऐसे संदीप के खिलाफ एक डीसीपी एनडब्ल्यूडी को 7 तरह की कंप्लेंट करी गई थी, वो छुपाई, बहुत सारी चीजें छुपाई। इसके अंदर एक डीसीपी एनडब्ल्यूडी थी आदरणीय विजेंता गोलारिया जी, उनका भी बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भी काफी मदद करी विक्टिम को ये न्याय पाने में, और दस्तावेज उसको उपलब्ध कराए जो दिल्ली पुलिस के पास थे। और असलम खान जी जो डीसीपी थी, उनके साथ भी चीटिंग करी गई, उन्हीं के विभाग के अधिकारियों द्वारा उनको झूठी रिपोर्ट भेजी गई, झूठे फैक्ट्स उनके तथ्य सामने रखे गए, मन गढ़ंत कहानियां सुनाई गई उनको, और उनको झूठे विश्वास में लेके झूठे कैसे क्या करा वो तो वही बता सकती हैं। कभी न्यायालय में आने का सामना होगा या कुछ वो बता पाएंगी तो वही बता पाएंगी। ज्वाइंट सीपी सागर प्रसाद हुड्डा जी को भी उस दिन गुमराह किया गया, और 7/2/18 को सागर प्रसाद हुड्डा जी ने अपनी गलती को देखा और उनको कंडक्ट समझ में आया कि पुलिस ने यहाँ गड़बड़ करी है, इसीलिए वो स्पेशल ज्वाइंट सीपी हैं और आज स्पेशल सीपी भी हैं। उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी चीटिंग हुई है और उनको गलत जानकारी दी गई है, और सबूतों के जो हैं वो कुछ और इशारा कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं, और उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट करी एसीपी पीजी को। तो ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि ऐसे कि उसके बावजूद भी कई झूठी स्टोरियाँ इनके जो मुखबर थे या जो उनके हाई प्रोफाइल वाइट कॉलर क्रिमिनल हैं, जिन्होंने धार्मिक संस्थाएं बना रखी हैं, धर्मशालाएं बना रखी हैं, लंगर चला रहे हैं, जुए के कारोबार कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर रहे हैं, सरकारी जमीन पर कुर्ता पजामा प्रेस करके 150 रुपये की कॉलर ट्रैकलिंग करा के निकलते हैं घर से सुबह और दिन में ताश खेलते हैं, और कोई इनको शर्म नहीं है, और इनका सारा यही धंधा है। और ये बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं और महंगे महंगे गिफ्ट ले जाते हैं, जिसके लिए साफ साफ मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार खुलासा किया
कि आप बड़े अधिकारियों को इनसे ऐसे लोगों से बचना चाहिए, उनकी गिफ्टों से बचना चाहिए, इससे मर्यादा खराब होती है, लोगों में न्याय के प्रति आस्था खत्म होती है। तो मैं साथ ही ये बताऊंगा, और मुख्य बात सबसे ज़्यादा मैं अधिवक्ताओं के लिए बात बताऊंगा कि इसी की चार्जशीट जो है, विक्टिम ने जो जिसको इसमें को एक्यूज बनाया गया, उसने 917 के डिस्क्लोजर पे, जो कि अरनेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी जानकारी फर्स्ट टाइम 41 के नोटिस से 24/18 को भी उसको मिली नहीं, सिर्फ कोर्ट की स्टोरी में बात आई। और दूसरी बात की इसके अंदर ये बात सबसे ज़्यादा गंभीर है कि वो रेगुलर व्हाट्सएप कॉलिंग, टेलीफोन और पर्सनल मीटिंग में उस को एक्यूज के साथ घर पे जाता आता था, मिलता था, कई जगह इंक्वायरी में सभी लोग। तो 14 दिन के अंदर उसको बताना चाहिए था, लेकिन उसका वॉल्यूशन किया। मैं साथ ही इसके अंदर लास्ट बताऊंगा कि CA 19394 16/3/19 जो कि 22/4/19 को रिसीव हो गई थी, 193 पेज पूरी चार्जशीट की, उससे उसको तथ्य पता चल गया था 22/4/19 को। तभी से उसने प्रयास शुरू करे, कोर्ट को ये बताने की कोशिश करी कि किस तरह का कंडक्ट पुलिस अधिकारियों को चल रहा है और सबूत छुपा रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं। तो कोर्ट को ये देखना चाहिए कि ऐसे मामलों के अंदर या तो वो चार्जशीट ने लंबे टाइम रख नहीं सकती, क्योंकि 173(8) CRPC ये कहता है कि अगर कोई नया फैक्ट आता है चार्जशीट फाइल करने के बाद, तो जज साहब जो हैं या कंसर्न MM जो है उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकता है नया फैक्ट आने पे। लेकिन पुलिस ने आज तक नया फैक्ट कोई अभी तक न्यायालय के सामने रखा ही नहीं है कि जो FIR दर्ज होने से चार्जशीट फाइल करने तक के बीच का जो समय था, उसके बाद कोई नया फैक्ट सामने नहीं आया। तो इसलिए अभी तक उसमें कोई 173(8) CRPC फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर नहीं हो पा रहा, और 173 CRPC का वॉल्यूशन ऑलरेडी पुलिस कर चुकी है, और 173(2) CRPC में जो चार्जशीट फाइल करी है वो भी गंभीर बात सामने आ रही है कि अब न्यायालय ने MM ने ना तो कॉग्निजेंस लिया, ना उस FIR के अंदर क्लैरिफिकेशन पुलिस से नहीं आई, और 40 महीने से ज़्यादा समय निकल गया है और फिर डेट लग गई है। तो ऐसे में 44 महीने का समय हो जाएगा। अब बताओ कि अगर 44 महीने के बाद अगर कोई कोर्ट का न्यायालय का आदेश किसी तरह का भी आता है, तो कैसे ये केस शुरू होगा कॉग्निजेंस के बाद? फिर 207 CRPC है, फिर इसके अंदर जमानत वगैरह चलेंगी, ये सब करने में 15-16 साल निकल जाएंगे नीचे की कोर्ट के अंदर। तो कहाँ से इंसाफ डिलीवर होगा? फिर उसके बाद सेशन कोर्ट में अपील होगी, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में, फिर डबल बेंच में, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इतने में इसके अंदर जितने IU हैं वो सारे 90% ऊपर जा चुके होंगे और विक्टिम भी ऊपर जा चुका होगा। तो कैसा इंसाफ है, कैसा कानून है, आज ये सवाल उठता है। मैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय इंद्र सिंह सरोवा, सेक्रेटरी मंजित माथुर जी, प्रदीप खत्री जी, अरविंद वत्स जी और इन सभी लोगों से 11 लोगों का जो पैनल है और सभी अधिवक्ता से कहूँगा कि वो इस चीज़ को गंभीरता से लें और सरकार के सामने PIL के द्वारा ये रखें कि किस तरीके से कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। और अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो कब तक देश के अंदर जो है लोगों की आस्था बनी रहेगी, क्योंकि जिंदे जीते लोगों को इंसाफ मिल नहीं सकता। हम पहले भी कई बार उठा चुके। आज इस केस से जुड़े हुए कितने लोग ऐसे जिनकी उम्र 65 साल है, कितने लोग हैं 50 साल हैं, 60 साल हैं, 70 साल है, 75 साल है। और अगर ये कई और अगर 20 साल खींच गया तो ये मेरे को लगता नहीं कि मरे हुए लोगों को ही शायद फिर इंसाफ कागजों में मिलेगा या फाइल बंद हो जाएगी। यही पुलिस की थ्योरी है, यही पुलिस की सोच है। उनको पता है कि उनके अधिकारियों ने क्राइम किया है और 197 CRPC भी उनको रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है डिले कर रहे हैं और वो सब प्रयास और कानून का कंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नायब कोर्टों के द्वारा, जिससे केस लड़क सके। इसी के शब्द में जानते हैं और साथियों आपसे क्षमा चाहेंगे कि इतना लंबा आपसे करें, लेकिन जरूरी था ये आपके साथ साझा करना। ऐसे और 100 से ज़्यादा केस हमारे पास आए हैं अधिवक्ताओं के। 354 के अंदर एक्विटल हुए हैं अभी कुछ लोग, उनके बारे में हमारे पास आया है। हम बताएंगे उसकी थ्योरी भी आपको कि किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और समय लगता है। और कानून में, संविधान में आज कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश की जरूरत है। सरकारों से मांग है हाथ जोड़ के कि कोर्टों को जो डबल शिफ्ट चलाया जाए, स्टाफ की भर्ती करी जाए, जजों की भर्ती करी जाए। और जो कोर्ट आज 7 घंटे चलती है 10 से 5, इन कोर्टों को किसी तरीके से भी कोशिश करके 2 शिफ्टों में चलाया जाए, सुबह 8 से रात के 8 के बीच में चलाया जाए। और भी जो हाई पीरियड के भी पैनल्स हैं उनको भी यूज करके बढ़ाया जाए। फिजिकल हियरिंग और हाई पीरियड जो कोरोना में आई है, दोनों चीज़ों का उपयोग किया जाए, जिससे कि पेंडेंसी कम हो और किसी भी केस की जो चार्जशीट है, जो भी उसके अंदर ऑफेंस होता है और उसके अंदर सजा होने का प्रावधान ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक का निर्धारित होना चाहिए। ऐसी मेरी सरकार से मांग है, जिससे कि न्याय के प्रति आस्था बढ़े और जो जुर्म करने वाले हैं उनके अंदर डर बैठे। क्योंकि जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है उनको कोर्ट का, न्यायालय का बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि 30-35 साल कोर्ट में केस खिंच जाएगा। और आज आपके सामने ही है कि अभी कितने बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर और अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच बैठी है, हाई कोर्ट में बेंच बैठी है, तो आप देखो कि कितने ऐसे आदमी जिनको 75-80 साल के बाद सजा हुई है या उन्होंने जेल देखी है।
तो ये साबित करता है। और ये डेथ रेशो भी अगर निकाली है तो सामने आ जाएगा कितना आदमी पिछले 2-3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 50 से 60 साल की उम्र के बिलो 60 ईयर मर गया। तो अब ऐसे आदमी जो इनकी उम्र बिलो 60 होंगे तो वो न्याय के बारे में क्या सोच सकते हैं, ये आज सवाल मैं आपके सामने छोड़ के इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ और पुनः आपके साथ जुड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।